अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई 5-6 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सका, क्योंकि कुछ तबीयत नासाज थी, कुछ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, कुछ यानी कि इस तरीके से जो है ना वो दिन और रात जो है ना वो गुजर रहे हैं। तो 5-6 दिन शायद हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे काम, और आइंदा भी जो है ना ये कंटिन्यूसली करते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो मेरी ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट रहती है वो यही है कि आप वीडियो जब देखते हैं तो लाइक उसको भले ना किया करें, उसको फॉलो ना किया करें, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जितने यानी कि क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो मैंने तकरीबन, मेरी कोशिश होती है कि किसी टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसको 100% तो नहीं तो लेकिन 80% ज़रूर उसको कवर करूँ, ताकि लोगों को आसानी हो। लेकिन जितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उसमें फिर वो जो है ना वो मुश्किल हो जाता है कि वो उसको यानी कि साहब को डील करना। तो इसलिए यह है कि अगर किसी को कोई प्रॉपर जवाब भी नहीं मिलता तो वो भी, उसके लिए भी मैं माज़रत खाऊँ, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को जवाब दूँ। आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो उसको ऑडियो मैसेज में भेजा करें। तो बाकी मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो मेरे फेसबुक पेज पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 0322845555 है। तो आज जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में ना मैंने आईडी कवानीन जो फैमिली लाज है ना वो शुरू कर दिए थे। उसमें मैंने वो जो है ना फैमिली कोर्ट्स के बारे में बताया था पहली वीडियो में, और दूसरी वीडियो में मैंने जो है ना वो खुला और तलाक़ के बारे में मैंने बताया था कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसका तरीका क्या है, उसमें मसालती कौंसल क्या रोल प्ले करती है, ये सारा कुछ बताया था। लेकिन वो पिछले 3 दिन से जो है ना वो कुछ दोस्त जो है ना वो यानी कि सारे क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो मैंने एवेलुएट किए हैं, तो उसमें तकरीबन कुछ 70 के करीब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रजिस्ट्री जो है ना, रजिस्ट्री उस पर ख़र्चा कितना आता है और ये किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने सोचा फिर आज मैं जो है ना अपने टॉपिक आईली कवानीन जो फैमिली लाज हैं उनसे हट के जो है ना मैं आप लोगों को रजिस्ट्री के बारे में जो है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ एक दफ़ा कि रजिस्ट्री के ऊपर ख़र्चा कितना आता है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। रजिस्ट्री जो है ना, रजिस्ट्री बेसिकली जो प्रॉपर्टी ज़मीन की रजिस्ट्री है ना, उसका मतलब ये है कि जब मलकियत ट्रांसफ़र होती है तो उस मलकियत की ट्रांसफ़र जो पोजीशन है उसको रजिस्टर्ड करने के लिए सब रजिस्ट्रार के पास हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसको रजिस्ट्री बोलते हैं। और सिर्फ इसी एक यानी कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की होती है ना, लेकिन मैं सिर्फ रजिस्ट्री के ऊपर ही आज फोकस करूँगा, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के ऊपर फोकस करूँगा, ताकि उसको समझने में आपको जो है ना वो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ जगहों पे ना जाना पड़े, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ ना देखनी पड़े, सिर्फ एक ही वीडियो में आपको रजिस्ट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्रॉपर्टी जो है ना 2-3 किस्मों की होती हैं, एक रूरल होती है, एक जो है ना वो शहरी होती है, अर्बन जिसको बोलते हैं। 2 तरह की प्रॉपर्टी है। कमर्शियल जो है ना वो दोनों में आती है, रूरल में भी आती है और अर्बन में भी आती है, इसलिए हम इसको 2 मेन पार्ट्स में तकसीम करते हैं, एक रूरल होती है, एक अर्बन होती है। इसका तरीक़ाकार ये है कि जिस वक्त आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, मैं बस ये थे परचेज़र जो है ना वो अब बैठ के तो आपको सारी बात समझाता हूँ कि जिस वक्त प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने सेलर से उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, जो बेचने वाला है उससे फ़र्द चेक करना है, उसकी रजिस्ट्री चेक करनी है, उसके पास जो भी मलकियत का सबूत है वो चेक करना है। मलकियत के सबूत क्या क्या होते हैं ये सिंपल आपको मैं समझा देता हूँ 2-4 लफ्ज़ों में कि रजिस्ट्री मलकियत का सबूत है, फ़र्द मलकियत का सबूत है, इसके अलावा अगर डिग्री रजिस्टर्ड है, डिग्री अगर रजिस्टर्ड है तो वो मलकियत का सबूत है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले वो उस बंदा उसको रजिस्टर्ड करवाएगा तो फिर उससे आगे रजिस्ट्री होगी। डिग्री रजिस्टर्ड करवाने का एक अलग प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह किसी दिन फिर सही। तो इसके अलावा पीटीडी जो है वो मलकियत का सबूत है, पीटी1 मलकियत का सबूत नहीं है, पीटीडी मलकियत का सबूत है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डीड या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट जो भी आप उसको बोलेंगे, पीटीडी जो है वो मलकियत का सबूत है।
तो ये चार चार चीज़ें जो है ना ये मलकियत का सबूत है। कोई स्टाम्प वगैरह मलकियत का प्रूफ नहीं होता, कोई PT1 मलकियत का सबूत नहीं होता, कोई सादा पेपर सादा कागज़ इस तरीके से कोई लिखा हुआ आपस में एग्रीमेंट जो है ना वो मलकियत का सबूत नहीं होता। तो आपने सबसे पहले मलकियत का सबूत चेक करना है। उसके बाद आपने देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ ये रूरल है या अर्बन है। अब हम अर्बन में चले जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अर्बन है। आपने सबसे पहले उसको देखना है कि वो प्लाट है या घर है। अगर तो प्लाट, हम प्लाट की पहले रजिस्ट्री की बात करते हैं। अगर तो प्लाट है तो प्लाट की आपने DC वैल्यूएशन निकालनी है। DC वैल्यूएशन आप गूगल में जाएंगे तो वहाँ पे आप लिखेंगे DC वैल्यूएशन ई स्टैम्प पेपर, तो वो आपको नीचे वो दे देगा कि DC वैल्यूएशन जो है ना वो ई स्टैम्प की एक वेबसाइट है, उसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का एक कॉलम है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको DC वैल्यूएशन की वो सामने वेबसाइट नज़र आ जाएगी। उसमें आपने उसको अर्बन देना है, उसके बाद अपना वो डिस्ट्रिक्ट उसमें सेलेक्ट करना है, फिर आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसमें वो एरिया सेलेक्ट करना है, फिर वो सारा जो भी उसमें कानून को और जो भी उसमें सिलेक्शन है वो सिलेक्शन करके आप जिस वक्त अपने मुकाम पे पहुंचेंगे तो आप नीचे जिस वक्त मरले का रेट लिखेंगे तो वो रेट सामने आ जाएगा। ये DC रेट होगा। अब DC रेट आपने एक जगह पे नोट कर लेना है और एक जगह पे आपने FBR रेट नोट कर लेना है। FBR लिस्ट के लिए आप FBR की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे DC वैल्यूएशन, वहाँ पे FBR इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का जो है ना एक कॉलम बना हुआ है, एक वो फोल्डर या आप कह रहे हैं एक बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप अपने ज़िले के हिसाब से उसकी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस वक्त आपके पास FBR रेट भी आ जाएगा और DC रेट भी आ जाएगा, उसके बाद अगर तो आप अर्बन में हैं, एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसमें आपकी जो DC रेट है ना उसका 1% आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। 1% के हिसाब से आपका स्टाम्प निकलेंगे, 1% आपकी TMA की फ़ीस होगी। इसके अलावा DC रेट पे आपकी फ़ीस कोई नहीं होगी। इसके अलावा आप FBR की फ़ीसें होंगी, उसमें आपने एडवांस टैक्स पे करना है। अगर आप फाइलर हैं तो आप 2% एडवांस टैक्स वो FBR रेट के मुताबिक होगा। जो FBR का मैंने आपको बताया कि उसकी आपने लिस्ट ले लेनी है, वो FBR रेट के मुताबिक होगा। आपने एडवांस टैक्स 2% पे करना है अगर आप फाइलर हैं तो। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 7% पे करना है। यहाँ पे मैं अपनी जो है ना बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ कि आपने फाइलर हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर भी हैं तो जिस वक्त आपने 7% जमा करवाना है तो वो टैक्स FBR के पास जाना है। FBR के पास आपका सारा रिकॉर्ड जाएगा। तो जिस वक्त रिकॉर्ड जाएगा तो छुपाने की क्या ज़रूरत है, फिर आप फाइलर हो जाएं। तो बेहतर है कि आप फाइलर हो जाएं। इसके अलावा आप जो बेचने वाला है उसको, अगर वो फाइलर है तो 2% उसको जो है ना वो गेन टैक्स पड़ेगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 4% गेन टैक्स लगेगा। ये 2023 जून तक यही जो है ना ये चलेगा और ये इस गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हुए हैं। इसके अलावा आपने 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस, 1000 रुपया कंप्यूटराइज अगर फ़र्द है तो ADLR फ़ीस जो है ना वो उसकी 1000 रुपया लगेगी। इसके अलावा आप वो जो है ना कुछ जगहों पे वो रजिस्ट्रियाँ TCS करके घर भेजते हैं तो TCS का 1000 रुपया लेते हैं। इसके अलावा अंदर आपने तस्वीरें बनवानी है, उसका कुछ 100-200 रुपया वो लेगा। फिर वो रजिस्टर पे दर्ज करते हैं, वो को 200-300 रुपया लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कमीशन पे करवाते हैं तो फिर 5000 रुपया अंदर सब रजिस्ट्रार का जो अमला है वो आपसे जो है ना उसकी कमीशन फ़ीस वसूल करेगा। तो ये इसके अलावा आपने जिस क्लर्क से, जिस कंप्यूटर से आपने टाइपिंग करवानी है या जो जिसने कॉपियाँ वगैरह करवानी है उसका कोई 1000-1500 होगा। तो जिस वकील के थ्रू करवानी है उसकी फ़ीस होगी। तो ये इसमें प्लॉट के हिसाब से ये खर्चे होंगे। DC रेट पे रजिस्ट्री होगी, लेकिन FBR के जो चार्जेज़ हैं, FBR के जो टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स, वो FBR के रेट के मुताबिक जो है ना वो लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं अगर आप मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो फिर DC रेट में आप कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है ना वो उसको ऐड करेंगे। जिस वक्त आप DC रेट लिस्ट निकाल लेंगे तो उसके अंदर पहले तो मरले का रेट लिखा होता है, उससे अगले कॉलम में 500, 600, 1000, 1100 वो कोई ऐसी फिगर दी होती है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। अगर आपका 5 मरले है
तो उसको 272 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 समथिंग आ जाएगा। तो उसको फिर आपने 600 या 500 जो भी वहाँ वैल्यू लिखी है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो कंस्ट्रक्शन की कीमत निकल आएगी, जो कि आपने प्लॉट की कीमत में ऐड करनी है, तो वो रजिस्ट्री की वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अर्बन एरिया में मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको TMA से मंजूर शुदा नक्शा चाहिए होगा, जो कि पुराना जिस वक्त मकान बना था उस वक्त कोई नक्शा अगर उन्होंने कोई रजिस्टर्ड करवाया था, जिसने बनाया था, तो वो उनके पास होगा। अगर नहीं होगा तो जो DC रेट के मुताबिक जो उसकी तय ज़मीन है, कंस्ट्रक्शन नहीं डालनी बीच में, सिर्फ तय ज़मीन, जो तय ज़मीन है उस कीमत का 2% आपने उसकी जो है ना नक्शा फ़ीस जमा करवानी है वहाँ पे। वो नक्शा आपका नहीं बनेगा, लेकिन वो उसका फ़ाइन जो है ना वो आपने जमा करवाना है। तो ये जो है ना ये अर्बन एरिया में जो है ना ये आपकी टोटल रजिस्ट्री की फ़ीसें हैं। इसमें इंतकाल फ़ीस अगर वो ADLR नहीं है, वो कंप्यूटराइज फर्द नहीं है, तो इंतकाल फ़ीस 500 वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो इसके अलावा अगर शहरी हदूद में अर्बन एरिया में अगर मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको नलका जो TMA ने आपको पानी का नलका आपके घर में लगाया हुआ है उसका बिल आता है, वो आपको बिल भी वहाँ पे देना पड़ेगा। अगर बिल नहीं देते तो वो उनका भी रेट है जनाब, वो 1000 रुपया लेते हैं और ऐसे स्टैंप कर देते हैं। तो इसके अलावा अब रूरल एरिया में आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 1% नहीं, वो 3% हो जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी 3% हो जाएगी, और उसमें फिर रूरल एरिया में नक्शा जो है ना वो ज़रूरी नहीं होगा। नक्शे की उसमें जो है ना वो यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नक्शे के बगैर जो है ना वो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है रूरल एरिया की। और रूरल एरिया में जो है ना वो लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो है ना वो 3% हो जाती है 1% की जगह पे, यानी कि 2% उन्होंने बढ़ा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्री की वैल्यूज़ जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कमर्शियल एरिया का भी यही हिसाब है, जो अर्बन है उसका 1% स्टाम्प ड्यूटी है, जो रूरल है उसका 3% स्टाम्प ड्यूटी है। इसके अलावा और बाकी जो फाइलर नॉन फाइलर का वो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा एडवांस टैक्स और गेन टैक्स का आपको बता दिया है। TMA का 1% होता है, तो बाकी जितने भी छोटे छोटे चार्जेस हैं वो सारे आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये आज मैंने इतनी डिटेल से रजिस्ट्री की कीमत और रजिस्ट्री के ऊपर जो खर्चा आता है वो बता दिया कि मेरे ख्याल में अब मेरे भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा क्वेश्चन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ना वो शेयर ज़रूर करें, ताकि सब लोगों को पहुंच जाए और सब लोगों को पता चल जाए कि रजिस्ट्री के ऊपर ख़र्चा कितना आता है और कितने पैसे लगते हैं।